आप भारत 24 पर देख रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। यूपी की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। अहम मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बना टेम्पो बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हर सीट पर मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर दो बार जनसभा और रोड शो कर पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। सभी 9 सीट पर हर दिन तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। बीजेपी ने दोगुनी ताकत से सभी सीटों पर कैंपेनिंग की। सपा अपना मोमेंटम बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। अखिलेश ने सभी सभाओं में पीडीए का नारा दिया। जिन सीटों पर सपा का कब्जा था, बीजेपी ने पुराने आंकड़े और जातीय समीकरणों को बैठाया है। दरअसल इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का टेस्ट माना जा रहा है। इसलिए लोकसभा के रिजल्ट के बाद बीजेपी रिकवरी मोड पर दिखी है। बीएसपी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आज यूपी की सभी 9 सीट के समीकरण पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। लेकिन उनसे पहले कुछ अहम सीटों के बारे में जान लेते हैं, जहां चुनाव है और कौन कौन लोग मैदान में हैं। इस बारे में हम जरा आपको पहले ये बता देते हैं। सबसे पहले सीट है कटहरी। कटहरी सीट पर जो जातीय समीकरण है, ओबीसी 35%, जनरल 30% वोट हैं, दलित के 25% वोट हैं, मुस्लिम वोट 8% हैं और अन्य 2% हैं। कटहरी के अलावा आप जब आगे बढ़िएगा तो कुंदर की सीट है। यहां का जातीय समीकरण कहता है कि यहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, 60% मुस्लिम है, ओबीसी 16% है, एससी 11% है, जनरल 9% है और अन्य 4% वोटर हैं। अब अगली सीट है मझवा। मझवा सीट पर जो जातीय समीकरण है, 45% ओबीसी हैं, जनरल 25% यहां पर वोट हैं, दलित 15% हैं, मुस्लिम 7% हैं और अन्य 8% हैं। और ये मैंने आपको एक समीकरण बता दिया मुख्य सीटों का। अब मैं आपको रूबरू कराता हूं अपने जो गेस्ट हैं उनसे। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और रोहित अग्रवाल प्रवक्ता हैं आरएलडी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चलता हूं अपर्णा दीक्षित के पास, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अब की बार क्या लग रहा है, रिकवरी मोड में हैं आप लोग या फिर तैयारियां पूरी हैं? देखिए विवेक जी, जो भय और भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति थी, उससे हम परे ऊपर निकलकर और 2024 में जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया था, संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, वो तो कहीं खतरे में नजर नहीं आया। हालांकि विपक्ष का जो भ्रम था और झूठ था, वो सामने जरूर आ गया है कि किस प्रकार से इन्होंने सिर्फ चंद चुनिंदा सीटों को जीतने के लिए और लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया, ये सामने देखने को मिला। और अब न तो संविधान आगे जा रहा है, न खतरे में है, न ही आपका आरक्षण खतरे में है। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी वाले कितना झूठ बोलते हैं, कितना भ्रम फैलाते हैं लोगों के बीच में। आज भी लगातार जातियों की बात करते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे करके, समाज को बांटने की बात करते हैं। किसी भी नेता को, कोई भी संवेदनशील नेता होगा, वो कभी भी जातियों में बांटने की बात नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए जातियों में विभाजित करने की बात, समाज को विभाजित करने की बात, आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए ये ठीक नहीं होगा। और ये बाहरी ताकतें जो लगी हुई हैं, विदेशों की ताकतें आपके विपक्ष द्वारा जो सामने आती रहती हैं, भले वो राहुल गांधी जी हो, भले वो माननीय अखिलेश यादव जी हो, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे उपचुनाव को, ये आपको दर्शाएगा कि किस प्रकार से लोगों ने ये मान लिया है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, ये फेल हो चुका है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए और अपने कुछ फायदे के लिए। आपकी तैयारियां क्या है, बीजेपी क्या करते हैं? आपकी तैयारियां क्या है, बीजेपी क्या करने वाली है? बीजेपी में हर विधानसभा पर, जो जितने भी उपचुनाव विधानसभा पर हो रहे हैं, उस पर अलग अलग मंत्रियों को, 3-3 मंत्रियों को तैनात किया गया है और बाकायदा हर बूथ पर जाने का काम किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर विधानसभा पर 2-2 रैलियां की हैं। और आने वाले समय में जैसे ही, आज तो चुनाव प्रचार थम जाएगा, चुनाव प्रचार थमने के बाद तो जनता के हाथ में चला जाता है इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां सुनिश्चित ये करेंगे। हाँ, तो आपने अपनी तैयारियां तो बचा दी हैं। और अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो आरोप आप लगा रही थी, इसका जवाब तो वही देंगे, आप समाज को बांटते हैं, गुमराह करते हैं, यही सब करते हैं क्या समाजवादी पार्टी वाले? अभिषेक जी, जब समाज को बांटने की बात आती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से
जा करके दूसरे प्रदेशों में गुणगान करने की जगह पे समाज को बांटने वाला नारा कौन देता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का उपयोग करते हैं। आप समझिए कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से निकल करके कोई मुख्यमंत्री ही दूसरी जगह पे जा करके ऐसे नारों का उपयोग कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश में क्या काम कर रहा है, दूसरे टर्म में क्या काम कर रहा है, उन नारों का उपयोग कैसे कर रहा है आप देखिए। कटेंगे तो बटेंगे, आखिर ये कटेंगे बटेंगे नारे का आपको उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते रहे, हम सब लोगों ने बार बार बोला कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई देखने वाला नहीं। अभी आपने देखा कि झांसी का कांड देखा किस तरीके से घट गया। इसके पहले भी आपने देखा कि रोज आए दिन कोई ना कोई हत्याएं हो जाती है। महिला आज की डेट में सुरक्षित नहीं है, भले ही कितना भी गुणगान करते रहे। अब बात आते हैं कि जब इन्होंने कहा कि समाज को बांटने की बात, समाज को, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म के आधार पे समाज को बांटने का काम करती रहती है। लेकिन आप देखिए समाज को आज भी, मैंने पहले भी एक नारा दिया था कि अली भी है बजरंग बली भी है, अली भी है बजरंग बली भी है, संघ पीडीए के एकता की टोली है जिससे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। वो इस वजह से दिया था क्योंकि हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, जिसका जीता जाता उदाहरण झांसी में एक मुस्लिम भाई ने दिया, कितने लोगों की जीवन बचाया उसने। ये एक है। समाज को बांटने की जो राजनीति करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए जनता जनार्दन समझ चुकी है, इनका ये हथकंडा काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा से धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ चले हैं। लेकिन अब ये पैमाना काम नहीं आएगा। अपर्णा लगातार 5 सेकंड बोलने दीजिए। बताइए। आप बात करते हैं मुस्लिमों की, आप बात करते हैं उस 20% आबादी अल्पसंख्यक हम बात करते हैं, अली की बात भी करेंगे, हम बजरंग बली की बात भी करेंगे, हम एक सदस्य की बात करेंगे जो समाज को एक करता है और समाज को सुन तो लीजिए, एक एक करके बोल लेंगे ना तो आप लोगों की बात पहुंच जाएगी दर्शकों तक। विवेक जी आप बात करते हैं मुसलमानों की। आजम खान जी के अलावा इनकी पार्टी में कौन सा बड़ा मुसलमान नेता है, और कौन से आजम खान जी से ये कौन सा बार बार ये मिलने जाते हैं? आजम खान जी को सिर्फ चुनिंदा, आप चुनाव से पहले एक बार मिलने चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए देखो मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाए। आप लगातार मुस्लिमों को बरगलाने की बात करते हैं। आप बात करेंगे कि सभी विवेक जी समस्या क्या है, आप बात करेंगे किसान की, लेकिन किसानों को इनकी सरकार में, हमारी सरकार में कितने गन्ना मूल का वो, मतलब अपर्णा जी आप ये कह रहे हैं ना कि पैसे दिए गए, समाजवादी पार्टी सिर्फ इनको ये नहीं पता होगा करती है, सिर्फ दिखावा करते हैं। ये दिखावा करते हैं मुस्लिमों की। आप बताओ कौन सा बड़ा नेता है, आप बता दो, एक नेता बता दो इनकी पार्टी में। आप मुस्लिमों की राजनीति आखिर करते कैसे, मुझे बताइए। विवेक जी अभी शायद ये भूल गई, जब किसानों की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि लखीमपुर और सीतापुर की घटना इनको याद होगा कि जहाँ पे लोग यूरिया लेने गए थे तो ताला बंद था। जब आप बोल रही थी वो चुप थे ना, तो आप सुन लीजिए किसान भाई, अपर्णा जी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता को कूटा क्योंकि वो यूरिया ब्लैक करा रहे थे। अभी ये हाल की घटना है। आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गई। दूसरी बात, अभी जब ये बात कर रहे थे कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम हर एक करते हैं। डायल 100 किसने दिया? डायल 100 किसने दिया था? डायल 100 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और कितना किया है समाजवादी पार्टी ने? स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किसने दिया? नहीं बता पाएंगे महोदय आप, न तो आपने दोनों प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए आपने। कामधेनु योजना किसने दी? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। HCL को लेकर के कौन आया? आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के आए थे। ठीक, उसके बाद गिनाने लग गए। मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं आपने। अखिलेश यादव जी लेकर के आए। मुस्लिम कौन सा बड़ा लीडर है आपकी पार्टी में? आजम खान जी तो जेल में है, अब कौन उनकी नैया पार कराएगा महोदय? महीने भी नहीं चला, बताइए ना। 61 करोड़ रुपए का पुल बनवाया, 1.5 महीने नहीं चला। ठीक है, कितना जनता के पैसे का दुरुपयोग किसने किया? आपने ठीक है, जवाब नहीं दिया। आप दोनों ने अपनी बात रख दी। आपके सहयोगी और विरोधी दोनों कुछ दल हैं। मैं अब जरा चलता हूं कांग्रेस वाले भाई साहब के पास। कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उमाशंकर पांडे जी। आपको तो देख के एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? ऐसा गठबंधन किया कि गायब ही हो गए? आपने, हमें लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बात किया है जी। अभी ये हमारी और समाजवादी, हाँ सुन लीजिए, अगर ज्यादा दिमाग लगाते तो आपको ये समझ में आता कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी
कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को ताकत दिया हुआ है। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक नारा रहा है शुरू से, अंग्रेजों के से सीख कर जो भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति करती है, तब भी कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। और इसी नारे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और आजादी हासिल की और देश को 60-65 सालों तक विकास और प्रगति के मार्ग पर ले चलकर यहां तक ले आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उसी समय से, विवेक जी मुझे सुनिएगा, मैं 30 सेकंड लूंगा, पूरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूं आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उसी समय अंग्रेजों ने 3 दल बनाए, एक आरएसएस बनाया, एक मुस्लिम लीग बनाया और एक बनाया हिंदू महासभा। ये नाम बंटवारे की राजनीति पर उसी समय रखे गए थे, जिससे आजादी की लड़ाई कमजोर हो। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म प्रार्थना की रणनीति थी, उसने देश को आजादी दिलाई। और हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैं योगी जी की एक बात से सहमत हूं कि बंटोगे तो कटोगे, ये जो धमका रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। डिरेल नहीं हो रहे हैं आप, सुन लीजिए सर। यहाँ मैंने पूछा है कि कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई, क्या था अंदर खाने, क्या चला, क्या सिखाया अखिलेश यादव ने? उससे आगे आज चुनाव प्रचार बंद हो गया, आप वहीं पर अटकेंगे विवेक जी, तो कैसे बात चलेगी? अब सुन लीजिए, ठीक है। हम कटे, हम बिल्कुल बंटे तो कट गए। अभी आज झांसी में देखिए, हमारे 10 नौनिहाल काट दिए गए सरकार के द्वारा। हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम बंटे थे। उसके पहले जो स्टैम्पीड हुई, भगदड़ हुई, तब सैकड़ों लोग काट दिए गए और हम जो है कुछ नहीं कर पाए। इसके पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से हमारे दर्जनों शिशुओं को काट दिया गया और हम आवाज नहीं उठा पाए। जब उनके गार्जियन गए, उन्होंने सुनिए यही है मुद्दे यही है कि प्रदेश की जनता चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, उसे बंटना नहीं है। उसे सरकार की ज्यादतियों पर, सरकार की तानाशाही पर उसे एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और अगर हम लड़ेंगे तो फिर हम कटेंगे नहीं। कभी हमारे गले काट दिए जाते हैं, किसी विवेक तिवारी का, किसी गोपाल मिश्रा का, किसी मोहित पांडे का, किसी अल्ताफ का, किसी मंजेश यादव का, किसी संजीत यादव के गले काट दिए जाते हैं और सरकार लीपापोती करके कोई निर्णय नहीं निकलता। एसआईटी बना दी जाती है, उसकी जांच कभी नहीं आती। अगर हम एकजुट होते तो ये सरकार, ये सत्ता बंटवारे की जो राजनीति कर रही, हिंदू को बांट दो, मुस्लिम को बांट दो, ठाकुर साहब को अपनी जाति के नाम पे 80% थानों पर, 80% बड़े संवैधानिक पदों पर ठाकुरों को बिठा दो, वहां आप ब्राह्मण को एडजस्ट कर दो, वहां आप थोड़ा यादव को ले आओ। टीवी चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक तरफ बिठाने लगती है। कभी सुनिए उमाशंकर जी, आपने सारे मुद्दे गिनवा दिए। अरे आपसे तब से बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात, सुनिए। बहुत सारे मुद्दे आप गिनवा दिए। आप एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी के साथ भले आपका गठबंधन है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी की बड़ी छवि की आड़ में कांग्रेस खत्म होती जा रही है? आपको कांग्रेस खत्म होती हुई दिख रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे दिख नहीं रही है, मैं पूछ रहा हूं। विवेक जी, 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, झारखंड में भी उत्तर प्रदेश की बात करिए, अभी हम सिर्फ उपचुनाव पे बात कर रहे हैं। इनकी डकैती डाली हुई सरकार है, झारखंड में हमारे सहयोगियों की सरकार है, हम फिर जीत कर आ रहे हैं। और हरियाणा में भी अगर इन्होंने बेईमानी ना की होती तो हरियाणा में भी हारते और जम्मू कश्मीर में तो हम जीत कर आए। और आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है। यूपी की बात कर रहा हूं पांडे जी, यूपी की बात कर रहा हूं। 42 हमारे राज्यसभा में है, 876 हमारे एमएलए है, 1240 सुनते नहीं है आप, दिक्कत यही है। आप कह रहे हैं ईपी ठीक से लगाइए, आप ईपी ठीक से लगाइए, ईपी ठीक से लगाइए। कौन सुनेगा? सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं सर, कि उत्तर प्रदेश में आपको ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी का कद लगातार बढ़ा है? लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने, तो उससे ये नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी बढ़ती जा रही? भले वो आपकी है सहयोगी है, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी? विवेक जी सुनिए, तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ी पार्टी है। हम मिलकर लड़े, उन्होंने सीटें ज्यादा उनके पास थी और वो जीत कर आए, उनकी स्वीकार्यता है। हरियाणा में हमारी स्वीकार्यता है, महाराष्ट्र में हमारी स्वीकार्यता है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत है।
तेजस्वी जी से और अखिलेश यादव जी से। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हरियाणा में हमें अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया, महाराष्ट्र में समर्थन दिया, झारखंड में समर्थन दिया, और उत्तर प्रदेश में अगर वो ज्यादा मजबूत है तो ज्यादा सीटों पर लड़े हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब वो 37 जीत कर आए, उन्होंने हमें 17 दिया, हम उसमें से 6 जीत कर आए, 5 पे हम दूसरे नंबर पर रहे। पिछली बार 17 में जब हम लड़े, उन्होंने हमें 105 सीटों पर चुनाव लड़ाया, हम 105 पर लड़े, हम मुश्किल से कम सीटों पर जीत कर आए। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम कहां जीत सकते हैं, कहां सपा जीत सकती है, उस हिसाब से निर्णय लेकर हम लड़ रहे हैं। उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, ना उसको अपना मानसिक लेवल बीमार वाला बनाना चाहिए। हम समझ रहे हैं भाजपा को कैसे रोकना है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। रोक लिए ना। हाँ सही कह रहे हैं आप। अब रोहित अग्रवाल जी को भी बोलने का मौका दे दीजिए, नहीं तो टाइम कट जाएगा फिर वो। एक मिनट सुन लीजिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, नाम भी आपका विवेक यानी बुद्धिमत्ता वाला है जी। आप समझिए कि ये कह रहे थे हम 80 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा वाले, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मिलके 43 सीटें जीत गए। अब आप समझ लीजिए किसका निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण था और किसका निर्णय मूर्खतापूर्ण था। आप खुद तय कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप रहिए हमारे साथ बने हुए। रोहित अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। इनका बस ये जाने कि उपचुनाव में आरएलडी का क्या रोल है। रोहित जी देखिए, आरएलडी मुख्य रोल में इस समय उपचुनाव के अंदर अपनी भूमिका को निभा रही है। जिस तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी ने खैर में मीटिंग की है और अभी मीरापुर में वो रोड शो कर रहे हैं, जो जनता का प्यार हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि उपचुनाव के अंदर एनडीए 9 की 9 सीटें जीतना जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया बटोगे तो कटोगे। अब देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही बट गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसीलिए कटने जा रहे हैं और अब बहाना ढूंढना शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पांडे जी कह रहे थे, हमारे भाई हैं रोहित जी, वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। कह रहे हैं कि हम लोग एक एक करके और जगह जगह अपने आप को बांट लिया, कहाँ कितनी सीटें जानी चाहिए, और हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, वो अखिलेश यादव जी बता तो रहे थे ना, मध्य प्रदेश में रात को 1 बजे तक इनके नेताओं को बैठाए रखा, उसके बाद कहा कि भैया जाओ, तुमको कुछ नहीं देंगे। और हरियाणा में भी उमाशंकर पांडे बताए तो उन्होंने समर्थन दे दिया। अरे जहां तक मुझे जानकारी है, हरियाणा के अंदर तो समाजवादी पार्टी को हैसियत बता रहे थे उमाशंकर पांडे जी के नेता कि समाजवादी पार्टी की यहाँ कोई हैसियत नहीं है, एक को वोटे नहीं है इनका, इनको काहे की सीट दे देंगे। तो अखिलेश यादव जी ने इनको इनकी हैसियत बता दी उत्तर प्रदेश के अंदर कि तुम्हारे यहाँ पे एक को वोट नहीं है, तुमको काहे की हम सीट दे दें। और ये भी बताए थे महाराष्ट्र में लोग दबी जुबान में, रोहित भाई, जो स्थिति है, जो दशा है, रोहित जी मेरी बात सुनिए। दबी जुबान में ये खबर थी कि आरएलडी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, एक सीट के लिए गुणागणित ये लोग बिठा रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक थे चंदन चौहान जी, वो सांसद हो गए थे। और राष्ट्रीय लोकदल इस उपचुनाव की अगर सीटों पे आप बात करेंगे तो 9 में से एक सीट के ऊपर ही हमारी सीट थी, वो सीट हमें मिली है, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं उसके ऊपर, और 9 की 9 सीटों पे एनडीए जीतने जा रहा है और 9 की 9 सीटों पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ कुछ गलत हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ है। गलत अगर हुआ है तो कांग्रेस की दुकान को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पार्टी इन वेटिंग बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस की हैसियत दिखा दी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आपकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि आप एक सीट लड़ने योग्य भी नहीं है उपचुनाव के अंदर। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहा करते थे 5 सीटें लेंगे, 5 सीटें और देनी पड़ेंगी। अब मिला क्या? शून्य, बड़ा वाला शून्य। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी प्रेम दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर उमाशंकर पांडे जी समाजवादी पार्टी के साथ, ये अभी देख लीजिएगा 27 आते आते एक दूसरे को गाली देते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। स्थितियां बिल्कुल साफ हैं। इनको सिर्फ सत्ता की कुर्सी की भूख है जो जनता इनको देने वाली नहीं है। भाई आप भी रहे ये निरंतर इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं नीचे इनका जो ग्राफ जा रहा है, जनता इनको लुप्त कर देगी। पांडे जी, आप पे टिप्पणी करना चाहते हैं, पांडे जी कह दीजिए। ये देश से भी लुप्त होंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा तो एक कैंडिडेट लड़ रहा है। आपको कहने लायक समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, लेकिन इनको जो कहना है समाजवादी पार्टी भाजपा ने दिया है, वो भी कैंडिडेट भाजपा का है। उपचुनाव के ऊपर चर्चा हो रही है, काहे समय पर बात करवा रहे हैं उमाशंकर पांडे जी का, भाजपा का है कि इनका का भी। इनसे भाई कुछ सुनाना है तो अभिषेक जी से सुन लीजिए भाई। और पूछिए जयंत चौधरी जी कौन सी नंबर आप सीट पर बैठते हैं? रोहित जी हमारे भाई के हैं, इनसे पूछिए कि पहले जो जयंत जी के साथ जो किया वो हाथरस में हम सबने देखा, उसके बाद फिर डरा धमका के जयंत चौधरी जी को अपने साथ ले गए और फिर सीट भी नहीं दिया। बोले मीरपुर मीर, ठीक है, बोले अच्छा चलो सिंबल आपका और पानी हम निकालेंगे कैंडिडेट।